वेलकम टू द अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आज हम एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में दो पोर्शन है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, और लिक्विड के पोर्शन को आज हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और इसकी टॉपिक आउटलाइन आपके सामने है। इस चैप्टर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिटेल में डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें डाइपोल फोर्सेस, डी बाय फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशंस, ये हमने डिटेल में स्टडी करना है। इसके बाद हम लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, जिस तरह के इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद फेज चेंजेस, जिसमें हमने इनकी एनर्जेटिक्स स्टडी करनी है कि जब लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस या गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होती है तो तब एनर्जी में क्या तब्दीलियां आती हैं। और एट द एंड हम लिक्विड क्रिस्टल को कुछ पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे। स्टार्ट करता हूं बेटा मैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस दो किस्म की होती हैं। जनरली अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड नंबर 2 इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मींस बिटवीन, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल, तो नाम से ही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, नो डाउट इसके ऊपर दो पोल्स हैं और ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें अभी उसकी टाइप से गर्ज नहीं। एक परमानेंट मॉलिक्यूल जो HCl का परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल आपके सामने नजर आ रहा है, इसके साथ एक दूसरा HCl का मॉलिक्यूल अगर आ जाए तो इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं, तो अगर फर्स्ट करें ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये करीब आ रहे हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाएंगी, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी, वेनिश हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये वीक फोर्सेस हैं, मजबूत नहीं है, बनती टूटती रहती हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी फोर्सेस। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। दूसरी बात, ये वीक फोर्सेस हैं, बनती टूटती रहती हैं, खुद बहुत भी टूट जाती हैं, आपको ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ती, तो इसीलिए इनकी एनर्जी इंतहाई कम होती है। इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो बहुत कम है। और इसके अलावा दे अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना है, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनकी वजह से अफेक्ट होता है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वोलेटिलिटी, इवेपोरेशन, जितने भी इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो लिक्विड्स के अंदर पाई जाती हैं, दे आर अफेक्टेड बाय चेंजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये इनकी चंद एक टाइप्स हैं। पहले यहां तक मैं कंपैरिजन करता हूं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। दीज इंट्रा मतलब विदिन, इनसाइड, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, यानी एटम्स या पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, दीज आर परमानेंट बॉन्ड्स। एक्चुअली दीज आर परमानेंट बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स की डेफिनेशन चैप्टर 6 की फर्स्ट लाइन के अंदर लिखी हुई है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड। तो बॉन्ड भी दो एटम्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटमों को जोड़ के रखती है, बांध के रखती है। देन ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, खुद ब खुद नहीं टूट सकती, आपको बाकायदा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तब जाकर ये बॉन्ड टूटते हैं। ये परमानेंट फोर्सेस हैं, जैसे कि मैंने कहा ये बॉन्ड्स होते हैं। और अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसको आप कंपैरिजन करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन जितना बॉन्ड मजबूत होगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर वो इफेक्ट होगा, यानी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड्स हैं, परमानेंट बॉन्ड्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, क्या वो ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बन टूट रही हैं तो उसकी वजह से सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीली आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं। टाइप्स जरा दोनों की डिफरेंस देखते हैं। ये तो आपने बस कंपैरिजन की हद तक पढ़ा रहा हूं, ये हमारे सिलेबस में इसका इस चैप्टर से कंसर्न नहीं है, इसको चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ना है। जैसे कि HCl एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड भी यहां पे कह सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। यहां पर बात करते हैं जो इस चैप्टर में अब हमने 1 by 1 डिटेल में पढ़ना है। दीज आर आयन डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डी बाय फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस। यही सारी जो मैंने तरतीब एक लगाई है, ये ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के लिहाज से लगाई है। इनमें से सबसे स्ट्रांग होती हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। जब आप नमक को पानी में डालते हैं, NaCl आपने वाटर में ऐड कर दिया, तो सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है, सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग। अब ये जो सोडियम आयन है, इसके गिर्द वाटर सराउंड कर लेता है। जब वाटर इसको सराउंड कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा, यानी जिसे आप हाइड्रेशन कहते हैं, और उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। दीज आर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं सोडियम आयन और पानी के दरमियान, दीज आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। सेकेंड नंबर पे इससे थोड़ी सी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आप कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से 20 टाइम्स वीकर होते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये जो आखिरी तीन फोर्सेस हैं, ये वीक वेंडरवाल, इन्हें आप वेंडरवाल फोर्सेस भी कहा जा सकता है। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वेंडरवाल फोर्सेस। यहां तक बेटा आपको जो मैंने कंपैरिजन बताया है, अब मैं इसका एक एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। लेट्स सी कि आप लोग इसे कैसे पिक करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड ड्यू टू, आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या वेंडरवाल फोर्सेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ध्यान जाता है या आयोनिक बॉन्ड पे या कोवेलेंट बॉन्ड पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। लेकिन एक्चुअली आपने बड़े ध्यान से स्टडी करना है कि मैंने बात पूछी क्या है। मैंने पूछा बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, नॉट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, परमानेंट बॉन्ड पे नहीं। तो आंसर विल बी डेल्टा, वेंडरवाल फोर्सेस। क्योंकि एक्चुअली वेंडरवाल फोर्सेस चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर अफेक्ट वही कर सकती हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा हो रहा है, इट मींस कि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, नॉट इंट्रा। सो इसका आंसर आएगा डेल्टा। सिमिलरली आपको इसी बात को मजीद कन्विंसिंग वे में बताता चलूं कि जब आप किसी चीज को बॉईल करने लगते हैं, फर्ज करें वाटर को आप बॉईल कर रहे हैं, तो क्या होता है? क्या उसके परमानेंट बॉन्ड टूटते हैं? नहीं, वाटर के कोवेलेंट बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो पूरे का पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है बाहर, लिक्विड को छोड़ के वेपर स्टेट में, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ वो बाहर जा रहा है। इट मींस वाटर को बॉईल करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, उससे आप कौन सी फोर्सेस तोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ रहे हैं, आप वाटर का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ रहे। इसी बात को मैं थोड़ा सा मजीद आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का एक छोटे से फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड्स का, वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ सब्सटेंस। तो पैकिंग स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है पार्टिकल्स की, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सॉलिड्स का। और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी करना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग है, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब 1 बाय 1 मूव करते हैं। इन्हीं टाइप्स को जो हमारे सिलेबस में है टॉपिक वाइज देखते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, पूरे टॉपिक में काम की बातें आपसे डिस्कस करता हूं। नंबर 1, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। नाम से ही पता चल रहा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो दो परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेस पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये होगी डेफिनेशन। इन अ सेंस एग्जांपल्स, अकेला अगर HCl का मॉलिक्यूल है, इट इज अ डाइपोलर मॉलिक्यूल। आप यहां पे देख सकते हैं जो मैंने अभी एग्जांपल आपको समझाई थी कि एक HCl और एक HCl, ये भी परमानेंट डाइपोल, ये भी परमानेंट डाइपोल। इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एक्चुअली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही हैं। देन इस तरह अगर एसीटोन का मॉलिक्यूल आ जाए, तो एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, और क्लोरोफॉर्म ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी आपस में इनमें पाई जाएगी डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक इंफॉर्मेशन जो यहां पे लिखी हुई है, दैट इज 1% इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इनसे अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो यहां से आपको एक आइडिया हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये 100 टाइम्स वीकर फोर्सेस हैं। फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जितना अगर मैं HCl की बजाय HF लगा दूंगा या मजीद, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो एक जनरल फैक्टर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं।
कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर इज द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगी, अगर पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे तो करीब आने पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। जी हाँ, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी इन्हें आप कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट फोर्स को स्टडी करते हैं, दैट इज डी बाई फोर्स। डी बाई फोर्स को इसका दूसरा नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अगर एक परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल उसकी विसिनिटी में अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, मैं एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक राउंड सा मॉलिक्यूल है और इसके पास ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल की विसिनिटी में अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इसके अट्रैक्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रोटॉन्स की तरफ पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट करें पाम इज अ पॉजिटिव चार्ज, और तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसको जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो एक लम्हे के लिए ये भी पोलर बन चुका है। हुआ क्या, इस पोलर मॉलिक्यूल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दी है। अब इसे आप कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। तो इस परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल के पास एक नॉन पोलर आया, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। इस टाइम जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। और जैसे ये दूर चला गया मॉलिक्यूल खत्म, तो ये बनती टूटती रहती हैं, जैसे ही मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं ये बनती हैं, दूर जाएं तो खत्म हो जाती हैं। सो दिस इज डी बाई फोर्स, इसे डी बाई फोर्स भी कहते हैं। सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन अ पोलर एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। तो निशानी क्या है, एक नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये पाई जाती हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन या यहाँ पे आप देख सकते हैं नियॉन, ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके साथ अगर अमोनिया आ जाए जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, लॉन पेयर है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज से भी पहचान सकते हैं। छठे चैप्टर में डाइपोल मोमेंट भी डिटेल में आएगा। तो पोलैरिटी एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी दीज आर कॉल्ड डी बाई फोर्सेज या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लंडन फोर्स। ये सबसे वीक तरीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, यानी वेंडरवाल फोर्सेस तो वीक थी ही, ये तीनों वेंडरवाल फोर्सेस हैं, इनमें से भी सबसे वीक है लंडन फोर्स। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है और बुक में वर्ड है सिग्निफिकेंटली। एक लाइन बुक में लिखी हुई है कि लंडन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बट इट इज मोर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली लंडन फोर्स डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी पे, जो कि मैंने फैक्टर्स के आगे लिखा हुआ है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोल बनाने की एबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, फर्स्ट करें ये एक मॉलिक्यूल है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे भी एक एटम या मॉलिक्यूल की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अगर वो जितना ज्यादा इधर उधर जा रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब है उसमें पोल बनाने की सलाहियत उतनी ही ज्यादा। अगर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा और वो इधर उधर मूव नहीं कर सकेंगे, बहुत ही कम, ना होने के बराबर। तो इनकी पोलराइजेबिलिटी इंतहाई कम। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल बड़ा सा है, यूं समझ लें कि ये एक लार्ज साइज का एक मॉलिक्यूल है, अगर एक साइड से इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एक साइड से मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट इस साइड पर जाएंगे और इसका न्यूक्लियस इस साइड पर मूव करेगा और ये एक बिल्कुल गोल शेप से यूं लंबूतरी सी शेप में आ जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस वजह से इसे कहते हैं कि इसमें पोल बन गया। यूं आप कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टर्ब होना, ये कहलाता है पोलराइजेबिलिटी, पोल बनाने की सलाहियत। सो द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। अब होता क्या है, जब भी कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन तो हर मॉलिक्यूल में होती है ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल हाजी नहीं होता, तो जिस मॉलिक्यूल के करीब अट्रैक्शन या रिपल्शन का फैक्टर आएगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, चाहे वो पोलर है चाहे नॉन पोलर। तो दैट इज वाई पोलराइजेबिलिटी होती हर एक में है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलराइजेबिलिटी ना होने के बराबर, इंतहाई कम, क्योंकि इनका साइज भी छोटा और इनमें पोलैरिटी भी नहीं आ रही, तो इसलिए इनमें जो डिस्टॉर्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वो बहुत कम होगी, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम एटसेट्रा। अलबत्ता पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चूंकि मजीद काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं, दैट इज़ वाई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पाई जाती हैं लंडन फोर्सेज, लाइक वाटर के अंदर भी लंडन फोर्सेज हैं, लेकिन हम बताते नहीं हैं। द रीज़न इज़ दैट कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइपोल डाइपोल या इससे कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, तो फिर हम नीचे वाली वीक फोर्सेज को इग्नोर कर दिया करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर किसी की पॉकेट में 5000 का एक नोट है और साथ 1 रुपये का नोट है या 1 रुपये का सिक्का है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है,
ठीक है, जस्ट लाइक अ लंदन फोर्स। हम यही कहेंगे हमारे पास 5000 का नोट है। तो दैट इज वाई कि वाटर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर लंदन फोर्सेज हैं। सो दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर 1, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना लार्ज होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा मूव करेगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो लंदन फोर्स भी ज्यादा, और लंदन फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। यही वजह होती है कि नोबल गैसेस में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक साइज लार्ज, जब साइज ज्यादा पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा, लंदन फोर्स भी ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सो नोबल गैसेस में डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप हेलोजेंस में भी अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो फ्लोरीन का साइज इंतहाई छोटा, इसीलिए उसमें लंदन फोर्स इंतहाई कम। आयोडीन की तरफ आएंगे तो आयोडीन का साइज भी लार्ज है और उसमें लंदन फोर्सेस भी ज्यादा, तो आयोडीन में अगर लंदन फोर्सेस ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और यही वजह होती है कि फ्लोरीन एक गैस है जबकि आयोडीन सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। मजीद जरा एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इज प्रेजेंट इन, आपको अगर मैं 4 एग्जांपल्स दे दूं तो आपने इनमें से चेक करना है। मैंने 5 ऑप्शंस जानबूझकर लिखी हैं, तो कुछ नस्ट वगैरह के टेस्ट ऐसे भी होते हैं बाज़ दफ़ा जिनमें 5 ऑप्शंस भी आ जाती हैं ताकि आप उन्हें देख के परेशान ना हो जाएं। मैंने इसीलिए जानबूझकर एक एमसीक्यूज 5 ऑप्शंस वाला आपको दिया है, तो इसे ज़रा ट्राई करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, याद रखना है अगर अकेला क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरोफॉर्म डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, और अगर अकेला एसीटोन है तो भी एसीटोन प्लस एसीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। लेकिन जब ये आपस में इकट्ठे होते हैं तो फिर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, फिर इसमें डाइपोल डाइपोल नहीं कहते। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको डिटेल से इलेबोरेट करूंगा कि क्या वजह है इनके अंदर डाइपोल डाइपोल क्यों नहीं पाई जाती, हम इसे लंदन फोर्स का नाम क्यों दे रहे हैं। क्लोरीन प्लस वाटर, यहां पर क्लोरीन नॉन पोलर है जबकि वाटर पोलर है। एक पोलर और एक नॉन पोलर में तो डाइपोल डाइपोल नहीं होती, दोनों पोलर होने चाहिए। अगर वाटर भी लिखा होगा ना, वाटर प्लस वाटर, तो भी आप डाइपोल डाइपोल नहीं लिखेंगे, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आइस लिखा होता तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नहीं होती। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, यस है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है और हाइड्रोजन की और है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर नहीं होता तो फिर वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है। नाइट्रोजन, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब आपको कैटेगरी को अंदाजा लगाना आ जाएगा ना, पिक करना आ जाएगा कि ये टाइप कौन सी है, क्या ये पोलर है या क्या ये नॉन पोलर है, तो फिर आप इसे आसानी से ग्रिप कर सकते हैं। और लास्ट मेरी ऑप्शन थी ऑल ऑफ दीज। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सिर्फ चार्ली ऑप्शन के अंदर होगा, बाकी क्यों नहीं, जरा उनको भी देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने आपसे अभी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीजन है 2 मिथाइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर चार्ज जरूरत से ज्यादा आ गया है। और यहां पे हाइड्रोजन के साथ जब 3 क्लोरीन लगेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जरूरत से ज्यादा आ गया। दैट इज वाई यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बन पाती है। ये कौन सी फोर्स होगी? एक पोलर और एक नॉन पोलर में फोर्स होती है डी बाय फोर्स। सो दैट वाज डी बाय फोर्स। H2S ये आपको बता दिया, और नाइट्रोजन अकेला अगर आपसे पूछा जाए तो फिर लंदन फोर्स। और अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि लंदन फोर्स इज प्रेजेंट इन, तो अगर बाकी ऑप्शंस भी हैं और ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन भी है तो फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा आपको। उसकी रीजन ये है कि लंदन फोर्स, बुक की लाइन के मुताबिक, लंदन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइदर पोलर और नॉन पोलर, बट इट इज सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं है फिर तो आपने नॉन पोलर ही पिक करना है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज की तो फिर आप इसको प्रेफर करेंगे। जी, यहाँ तक आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन फोर्स। अब जिक्र करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।